हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन बर्ड्स में आप सबका स्वागत है। हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस में जो चैप्टर है भारत और वैश्वीकरण, इसका अध्ययन करेंगे। इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण यानी कि वैश्वीकरण का अर्थ समझते हैं ना। वैश्वीकरण विश्व का एकीकरण। हम इस चैप्टर में इसमें देखेंगे कि विश्व का एकीकरण किस प्रकार हुआ, कैसे एक दूसरे पर देश निर्भर है और किन्होंने एक दूसरे देश का सहयोग किया और करते आ रहे हैं, और पूरा विश्व जो एक गांव में तब्दील हो गया है। आज हम देखते हैं इंटरनेट के माध्यम से एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक आसानी से हम बातें कर सकते हैं, आसानी से अपनी बातें पहुंचा सकते हैं और एक दूसरे से संपर्क में आ सकते हैं। तो देखते हैं कि 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में संचार क्रांति ने समूचे विश्व को एक वैश्विक गांव में तब्दील कर दिया। मतलब हम जो संचार के साधन है उनके माध्यम से ऐसा लगता है कि हम सब के सब पूरा विश्व एक गांव में रह रहा है। जैसे हम देखते हैं ना कि एक गांव में हम आपस में आ जा सकते हैं सभी के पास तुरंत, ऐसे हम पूरे विश्व में आ जा सकते हैं और बातें कर सकते हैं। कैसे हम दूर से इंग्लैंड में भी 3 घंटे की फ्लाइट से हम जा सकते हैं, अमेरिका में भी बहुत जल्दी जा सकते हैं। जो पहले कितने कितने महीनों हमें आने जाने में लग जाते थे, उसमें आज हम फटाफट हर जगह पहुंच सकते हैं। तो ये वैश्वीकरण है, और वैश्वीकरण का एक नई अवधारणा के रूप में सूत्रपात हुआ। दूसरे विश्व युद्ध में हमने पता है कि 2 विश्व युद्ध हमारे धरातल पे लड़े गए। प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो कब हुआ? 1914 से लेके 1918 के बीच। उसके बाद थोड़ी सी शांति बनी। 1920 में राष्ट्र संघ का गठन हुआ पूरे विश्व में शांति बनाने के लिए, लेकिन वो अपना काम नहीं कर पाया। फिर 1939 में आके सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, जो कब तक चला? 1945 तक। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया, उसके बाद विश्व में 2 विचारधाराएं उभर करके आई। एक तो कौन सी? पूंजीवादी विचारधारा, जिसको हम निजीकरण भी कह सकते हैं या उदारवादी भी कह सकते हैं। दूसरी कौन सी? साम्यवादी विचारधारा। और इस दोनों विचारधाराओं में अलग अलग देश समर्थक हो गए। जो पहले जो पूंजीवादी विचारधारा थे उसके समर्थक कौन थे? संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कि इस संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस जो पूंजीवादी विचारधारा था उसका क्या किया? नेतृत्व किया। दूसरे गुट में कौन? सोवियत संघ। यानी कि साम्यवादी विचारधारा का समर्थक और नेतृत्वकर्ता कौन थे? सोवियत संघ। और इन दोनों मध्य गुटों के मध्य पारस्परिक राजनीतिक और आर्थिक संबंध न के बराबर थे। यानी दोनों में ही क्या थी? आपस में कोई नहीं बनती थी, न तो आर्थिक रूप से और न ही राजनीतिक रूप से। और संयुक्त राष्ट्र संघ में दोनों ही सदस्य थे। हम संयुक्त राष्ट्र संघ समझते हैं ना, क्या है? विश्व का सबसे बड़ा संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना कब हुई? 1945 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ और पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए एक संगठन की स्थापना की गई, जिसको हमने क्या नाम दिया? संयुक्त राष्ट्र संघ। और इसके दोनों ही सदस्य थे। कौन कौन? सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन बात क्या है कि सोवियत संघ जो है पूर्वी यूरोप संघ और उनके समर्थक देश विश्व के बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और व्यापार का व टैरिफ सामान्य समझौता जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सदस्य नहीं थे। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की इतनी बड़ी सदस्य ये संस्थाएं हैं, इनके ये सोवियत संघ वाले सदस्य नहीं थे। इन साम्यवादी देशों में निरंकुश सत्ता और स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। हमें समझ में आ गया। जबकि पूंजीवादी व्यवस्था में क्या थी? निजी का स्वामित्व, यानी कि स्वयं बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया कि बाजार में जो शक्तिशाली है, जो जिसमें टैलेंट है, जो अपनी प्रतिभा दिखा सकता है, वो अपना विकास कर सकता है। ये निजीवाद में आ गया। तो लेकिन स्वतंत्र प्रेरणा और समृद्धि की संभावना न के बराबर थी। कहाँ? साम्यवादी व्यवस्था की बात है, वहां न तो स्वतंत्रता थी, न प्रेरणा थी और न ही खुद प्रेरणा मतलब स्वयं अपना टैलेंट दिखाने की कोई ऐसी संभावना उनके पास नहीं थी। और जो नौकरशाही तंत्र समझते हैं ना क्या होता है? हम इसको सरकारी तंत्र में ले सकते हैं। अधिकारी से लेकर के कर्मचारी तक सब क्या आते हैं? नौकरशाह में आते हैं। इन सब में हावी थे। कहाँ? सोवियत संघ की जो विचारधारा थी, कौन सी? साम्यवादी विचारधारा, उस पर। जबकि पूंजीवादी व्यवस्था में क्या था? स्वतंत्र प्रेरणा और विकास स्वप्न दिखाकर। ये पूंजीवादी व्यवस्था में क्या है कि भाई तुम स्वतंत्र हो, अपना विकास कर सकते हो, तुम में जितना टैलेंट है उसको दिखा सकते हो और अपना विकास कर सकते हो। तो इस विचार से विकासशील देश जो थे वो आकर्षित हुए और उन्होंने अपनी गरीबी और शोषण को दूर करने के प्रति गंभीर विचार लिया कि हमें अपनी जो शोषण है, अभी जो शोषण से मुक्त हुए थे, कौन?
हमने देखा कि उपनिवेशीकरण का जो युग चला था, जो उपनिवेश के आधार पर जो देश स्वतंत्र हुए थे, उन देशों ने इस विचारधारा को, कौन सी विचारधारा को भी, पूंजीवादी व्यवस्था को, यानी कि निजीकरण वाली व्यवस्था को अपनाने का पूरा कोशिश की। अब दोनों विचारधाराओं ने अपना अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए उचित अनुचित उपाय अपनाने शुरू कर दिए। भाई विश्व में जो देश स्वतंत्र हुए थे, इन दोनों गुटों ने अपनी अपनी विचारधारा में सम्मिलित करने के लिए क्या कर दिया, अपना अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। फलस्वरूप क्या हुआ, दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध आरंभ हो गया। यानी कि 1945 के बाद कौन सा युद्ध चला, शीत युद्ध। और ये कब तक चला, 1990 तक। कैसे, ये शीत युद्ध क्यों कहा गया, किसे कहते हैं शीत युद्ध? शीत यानी कि ठंडा, कोल्ड वार। कोल्ड वार मतलब यह युद्ध धरातल पे, जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, सेकंड विश्व युद्ध हुआ, उनकी तरह ये धरातल पर नहीं लड़ा गया। ये कहाँ लड़ा गया, मनो में लड़ा गया, अंतरात्मा से लड़ा गया, द्वंद्व हुआ, अंतर्द्वंद हुआ, आपस में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या हो गई, एक दूसरे के प्रति जो जलन की भावना होती है वो हो गई। लेकिन धरातल पर ये युद्ध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कि पहले किसी ने भी आरंभ नहीं किया। सबको ये लगता था कि वो शक्तिशाली होगा तो मेरे हथियार खत्म हो जाएंगे, तो उसको ज्यादा वो फायदा ले जाएगा। इसलिए किसी भी दोनों गुटों में से किसी ने भी पहल इस युद्ध के लिए नहीं की। लेकिन पूंजीवादी गुट नेता अमेरिका को आभास हो गया कि जहां जहां गरीबी, विषमता और पूंजीवाद के बाद मौजूद होंगे, वहां वहां साम्यवाद तेजी से पनप सकता है। अतः उन्होंने अपने वर्चस्व वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था उसके क्योंकि हमने देखा कि इन संस्थाओं में साम्यवादी देश संयुक्त संघ इसमें सम्मिलित नहीं था। हाँ, इस प्रकार पूंजीवादी गुट के नेता जो का अमेरिका था, उसने क्या किया कि जो उसके अपने खुद का वर्चस्व जो था, जिन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इनसे सहायता लेकर, यानी इनके द्वारा गरीब और असमानता दूर करने का प्रयास किया जिन देशों में गरीबी थी। साम्यवादी गुट के पास न तो इनके साधन थे और न ही सामर्थ्य। वे गरीबी और असमानता का निवारण कर सके। साम्यवादी देशों की प्रशासनिक अर्थव्यवस्था और हथियारों के अंधाधुंध होड़ के कारण आर्थिक विषमता लगातार बढ़ रही थी। और इस दौर में सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि आर्थिक उदारीकरण तथा वैश्वीकरण को साम्यवाद और विश्व के समय की मांग बताया। उन्होंने क्या कहा कि मिखाइल गोर्बाचेव का कहना था कि जो आर्थिक उदारीकरण है और वैश्वीकरण है, ये वर्तमान युग की क्या है, मांग है। यानी कि अगर हमने उदारीकरण अपनाया, आर्थिक उदारीकरण अपनाया, वैश्वीकरण को अपनाया, तो हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, हम ये भी मानते हैं कि इतिहास में ये भी है कि मिखाइल गोर्बाचेव के माध्यम से या उसके अकॉर्डिंग सोवियत संघ का विघटन हुआ, क्योंकि वो कैसी विचारधारा का था, उदारीकरण की विचारधारा का पक्षधर था और लोकतंत्र का समर्थक था, न कि साम्यवादी विचारधारा का। परिणाम स्वरूप सोवियत संघ विघटित हो गया और इसके कई टुकड़े हो गए। कब हुए, 1991 में। इस प्रकार साम्यवादी गुट व विचारधारा की पराजय हुई और अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी गुट या विचारधारा की क्या हुई, विजय हुई। अब शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। शीत युद्ध क्यों समाप्त हो गया, क्योंकि जो विश्व में दो विचारधाराएं थी, उन दोनों विचारधाराओं में आपस में युद्ध था और दोनों ही विचारधाराओं में से एक विचारधारा समाप्त हो गई। अब जब एक विचारधारा समाप्त हो गई तो दूसरी विचारधारा का ही वर्चस्व हो गया। अब हम कह सकते हैं कि विश्व में जो एकमात्र महाशक्ति है वो कौन है, अमेरिका। इस प्रकार साम्यवादी को समर्थक और एशिया अफ्रीका के देश, अनेक पिछड़े देशों के लिए यह विकल्प बचा कि वे अपने विकास के लिए बाजारोन्मुख व्यवस्था को अपनाए। यानी कौन सी विचारधारा को अपनाए, पूंजीवादी विचारधारा को। और उसके नेता कौन थे, अग्रणी नेता बताइए कौन थे पूंजीवादी विचारधारा के अग्रणी नेता, संयुक्त राज्य अमेरिका। परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश देशों ने स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को छोड़कर निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था को और बाजारीकरण को अपना लिया। यहाँ तक हमारे क्लियर हो गया होगा दिमाग में कि किस प्रकार हमने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। गठन के बाद उसी दौरान शीत युद्ध भी चला। शीत युद्ध था जो दो विचारधाराओं के मध्य था और दो विचारधाराएं हमें अच्छी तरह से याद है, पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा के समर्थक कौन थे, संयुक्त राज्य अमेरिका, और सोवियत संघ कौन सी विचारधारा के समर्थक थे, साम्यवादी विचारधारा का। इस प्रकार 1991 में साम्यवादी विचारधारा का विखंडन हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि सोवियत संघ का विखंडन हो गया।
ऐसे हमने इसको देखा। आगे हम देखते हैं वैश्वीकरण का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसमें देखेंगे हम वैश्वीकरण का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण, विश्व व्यापार का खुलना, उन्नत संचार साधनों का विकास, वित्तीय बाजारों का अंतर्राष्ट्रीयकरण, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का महत्व बढ़ना और जनसंख्या का देशांतर गमन, व्यक्तियों, वस्तुओं, पूंजी, आंकड़ों और विचारों की गतिशीलता का बढ़ना। इसका मतलब हम समझे कि किस प्रकार पूरे विश्व को एक अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया और जो कंपनियां हैं एक देश से दूसरे देश में विस्थापित होने लगी। जैसे कि भारत की कंपनियां विदेश में जाकर शिफ्ट हो गई, विदेश की कंपनियां जो भारत में शिफ्ट होने लगी। जनसंख्या का देशांतरण गमन, यानी कि जो जनसंख्या वो एक देश से दूसरे देश में बसने लगी। व्यक्तियों का, वस्तुओं का, पूंजी का, इन सब का क्या हो गया, विचारों का, इनका गतिशीलता से बढ़ना, ये सब क्या है, वैश्वीकरण। हालांकि वैश्वीकरण बहुत चर्चित व विवादित विचारधारा है, परंतु इस बात पर आम सहमति है कि वैश्वीकरण के दौर में लोगों, पूंजी और माल विचारों के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। भारत और विश्व वैश्वीकरण के प्रभाव से अछूता नहीं रहा। वैश्वीकरण के बारे में कहा जाता है कि इस प्रवृत्ति ने राष्ट्रीय राज्य स्वरूप ही बदल दिया। किस प्रकार, राष्ट्रीय राज्य की संप्रभुता का हार्स हुआ, यानी एक देश की प्रभुसत्ता का क्या हो गया, हार्स, यानी कि सब में एक दूसरे देश से मिल गए। साथ ही इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। राजनीतिक शक्ति का अधोगामी संचार हुआ और वैश्वीकरण के युद्धमित बलों का जन्म इस बात की पुष्टि करता है। देखते हैं हम कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण के कारण, किस कारण ग्लोबलाइजेशन बढ़ा। हम देखते हैं वैश्वीकरण के इस कोई एक कारक जिम्मेदार नहीं था, यानी कि कोई भी एक कारण से वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं बढ़ा, ना वैश्वीकरण बढ़ा। इसके लिए प्रौद्योगिकी ने अपने आप में एक महत्वपूर्ण काम किया। जैसे टेलीग्राम, टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप, इंटरनेट, नवीन आविष्कारों ने पूरी दुनिया में संचार क्रांति का सूत्रपात कर दिया। उन्नत प्रौद्योगिकी के कारण विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही बढ़ गई। विश्व के एक हिस्से में घटने वाली घटना का पूरे विश्व में प्रभाव पड़ा, यानी कि कोई भी किसी देश में कोई सामान्य सी घटना होती है उसका हम पूरे विश्व में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इस प्रकार वैश्वीकरण का जो प्रभाव पड़ा पूरे विश्व पर पड़ा। और वैश्वीकरण के कारण अब देखते हैं हम राजनीतिक प्रभाव, किस प्रकार ग्लोबलाइजेशन का जो राजनीतिक प्रभाव पड़ा वो देखना है। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राज्यों पर पड़ा, किसका प्रभाव, वैश्वीकरण का। वैश्विक स्तर पर परिस्थितियां, बदलाव, एकीकृत अर्थव्यवस्था के आधार पर विभिन्न देशों की प्रवृत्तियों के कारण संपूर्ण विश्व में सबसे देखते हैं कि इसका पर्यावरण वैश्वीकरण के प्रभाव में आ गया। फिर राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा में परिवर्तन आने लगा और विकसित देशों में कल्याणकारी राज्य की धारणा पुरानी पड़ने लगी। हम जानते हैं कि पहले जो विचारधारा थी लोकतंत्रात्मक थी और लोकतंत्र के साथ एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विकास जो हो रहा था दिन दिन। अब कौन सी विचारधारा का विकास होने लगा कि राज्य को कम से कम कार्य करना चाहिए, यानी कि हस्तक्षेप कर राज्य की स्थिति का बोलबाला शुरू हो गया। अब राज्य लोक कल्याणकारी राज्य के साथ कैसा, आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक तत्व बन गया। पूरी दुनिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थापित हो चुकी थी। बहुराष्ट्रीय कंपनियां समझते हैं कि एक वो कंपनी जो एक देश में न होकर के विभिन्न देशों में स्थापित हो, उसको हम क्या कहेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी। इससे सरकारों की स्वायत्तता प्रभावित हुई। यद्यपि राजनीतिक समुदाय के रूप में राज्य की प्रधानता को अभी भी कोई चुनौती नहीं मिली थी और राज्य इस अर्थ में आज भी प्रमुख है। विश्व राजनीति में आज भी राष्ट्रीय राज्य की महत्ता है, हम जानते हैं, क्योंकि किसी भी राज्य की प्रभुसत्ता अगर कम होती है तो वो किसी देश का गुलाम बनता है या उसके अंडर में चला जाता है। परंतु ऐसा नहीं था। जैसे हमने देखा कि हमारे यहाँ भारत में ब्रिटिश सरकार आई थी, ब्रिटिश सरकार के पहले क्या आई थी, ब्रिटिश कंपनी आई थी और ब्रिटिश कंपनी करने तो क्या आई थी, बिजनेस। और जब उसने यहाँ के हालात देखे तो क्या करना शुरू कर दिया, यहाँ पर राज्य करना शुरू कर दिया। ऐसे ही अब कंपनियां जो एक देश से दूसरे देश में जाती हैं तो वो ऐसा नहीं कर पाती हैं, वहां की सत्ता को वो हाथ में नहीं ले पाती है। राज्य पर वैश्वीकरण के कुछ प्रभाव भी हुए। जो राज्य तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी हैं उनके नागरिक जीवन स्तर का उल्लेखनीय रूप बढ़ा, यानी कि जो टेक्निक रूप से क्या थे, डेवलप थे, उनमें
जीवन स्तर उनका ऊंचा हुआ, सूचनाओं के तीव्र आदान प्रदान से नागरिकों जीवन लक्ष्य सहज हुआ। वैश्वीकरण का राजनीतिक परिदृश्य पर प्रभाव तो है, परंतु समाज वैज्ञानिक से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ रहे प्रभाव की प्रकृति और स्तर को लेकर एक मत नहीं है। वैश्वीकरण राष्ट्रीय राज्यों की एक कमजोर बना लेता है, यानी कि जो वैश्वीकरण के आधार पर हम देखें तो राज्य धीरे धीरे एक तरह से क्या होने लगे, कमजोर होने लगे, क्योंकि एक विचारधारा का विकास जो एक देश से बढ़ा, जो दूसरे देश में पहुंचा, तो इससे लोगों की जागृति आई और इससे वैश्वीकरण का दौर बढ़ा। परंतु राज्यों की जो कार्य करने की शक्ति या लोक कल्याणकारी राज्य काम करने की पावर थी, वो धीरे धीरे कम होती चली गई। अब इन राज्यों की गतिविधि और शक्तियों पर अपनी प्रभुत्व कायम कर एक दूसरे पर बढ़ती निर्भरता का परिणाम के रूप में विश्व में राजनीतिक आमूलचूल बदलाव तो जरूर आएंगे, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। लेकिन राष्ट्रीय राज्यों का अस्तित्व समाप्त तो होने की कोई संभावना नहीं है। हम जानते हैं 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा विश्व राजनीति पर अन्य वैश्विक तत्वों का प्रभाव रहा। हमने देखा कि शीत युद्ध एक वैचारिक संघर्ष था। वैचारिक संघर्ष यानी कि विचारों के माध्यम से हमने देखा कौन सी विचारधारा, दो विचारधारा मोस्टली, कौन सी, पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा। इन दो विचारधाराओं के मध्य युद्ध था 1950 और 60 के दशक में, जब शीत युद्ध अपने उफान पर था। यानी कि 1950 के दौर में ऐसा था कि पूरा विश्व ऐसा लग रहा था कि अब तो युद्ध जो होगा भयंकर युद्ध होगा। उस समय एशिया तथा अफ्रीका में उपनिवेशवाद का अंत हो रहा था और नए राष्ट्रीय राज्यों का उदय हो रहा था। स्वतंत्र और न्याय तथा समानता के सिद्धांत इसके संघर्ष का आधार थे। इन सिद्धांतों के प्रति पूर्व तथा पश्चिमी दोनों ही गुटों ने अपने अपने ढंग से वैचारिक अनुसमर्थन कर रहे थे। इन नए स्वतंत्र देशों की जमीन पूर्वी तथा पश्चिमी गुटों के लिए आर्थिक और राजनीतिक तथा वैचारिक प्रतियोगिता के लिए अत्यंत उपजाऊ थी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो 50 और 60 के दशक में जो एशिया और अफ्रीका के जो देश थे उपनिवेशीकरण से आजाद हुए थे, इंग्लैंड के चंगुल में फंसे हुए थे, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता हासिल की थी। लेकिन स्वतंत्रता हासिल करने के बाद उनको क्या करना था, अपना विकास करना था और विकास के माध्यम से उन्होंने अपने देश को ऊंचा उठाना था। अब राजनीति तथा वैचारिक प्रतियोगिता के अत्यंत उपजाऊ किस लिए कहा गया, क्योंकि दो विचारधारा थी, पूंजीवादी और साम्यवादी, और दोनों ही लगे हुए थे इन देशों को अपनी अपनी विचारधारा में सम्मिलित करने में। शीत युद्ध के तनाव के कारण ही कोरिया, वियतनाम, कांगो, अब अंगोला, मोजाम्बिक, ये सारे देश हैं दक्षिण अफ्रीका के देश है भैया, सोमालिया के कई बार क्षेत्रीय संघर्ष भी हुआ। कुछ राजनीतिक वैज्ञानिकों का मानना है कि सोवियत संघ के पतन के बाद विश्व शांति का एक नया दौर प्रारंभ हुआ जो वैश्वीकरण से प्रभावित था। अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अपनी नियंत्रित नीतियों के स्थान पर व्यापार में खुलेपन को प्रोत्साहन दे रहा था। व्यापारिक खुलापन समझ में आ गया तुम्हें कि कोई भी देश व्यापार कर सकता है, एक दूसरे देश में जाकर के अपनी कंपनियां स्थापित कर सकता है। ये एक देश की पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि वो अपने यहाँ किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी को स्थापना के लिए मौका दे। अब खुलेपन की नीति में हुई अभिवृद्धि के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी अपनी नीति में परिवर्तन किया। अब पूर्व तथा पश्चिम के बीच शक्ति संघर्ष और शक्ति संतुलन जद्दोजहद के स्थान पर अब क्या हुआ, शांति, रक्षा, विकास, पर्यावरण की सुरक्षा, मानव और इसके आधार पर अधिकारों की रक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या बन गई, मुद्दा बन गई। अब आपराधिक न्यायालय जैसी कानूनी संस्थाओं का विकास हुआ। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ, इसने एक न्यायालय का, हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, ये हेग में है। बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जा रहे थे ताकि विश्व के सभी देश मिलजुल कर आपस में सहयोग करें और वैश्विक समस्याओं का निवारण करें। यानी कि विश्व के सामने जो मोस्टली प्रॉब्लम आ रही है उनका निवारण करें। आज हम जानते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है पूरे विश्व के सामने है और सभी इसका चिंता भी करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक वैश्वीकरण की इसको संज्ञा दी गई। यानी कि एक दूसरे देश की बातों से, यानी कि राजनीति के अंदर आना, उनको कम करना, उनके प्रभाव को देखना, उस पे इफेक्ट डालना, ये सारे राजनीतिक प्रभाव वैश्वीकरण के अंतर्गत आ जाते हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं राष्ट्र राज्यों की हिस्सेदारी और
भागीदारी पर आधारित है तथा राष्ट्रीय संप्रभुता के मौलिक सिद्धांतों का सम्मान करती हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव। इसका हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से रीड कर लें। इसके जो भी तुम्हें डाउट्स हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसका जरूर निवारण करूंगी। धन्यवाद।